पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे बच्चे को लेकर भाग गया, पकड़ो। अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह अपने गांव में ये शोर कैसा? अरे किसी के घर में चोरी या डकैती हुई है क्या? नहीं भाई, ध्यान से सुनो, लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, शायद कोई जंगली जानवर हो। पंडित ज्ञानचंद उधर से ही आ रहा है, आओ उसी से पूछते हैं। पंडित जी, ये कैसा शोर है? कोई जानवर गांव में घुस गया है क्या? अरे नहीं भाई, आज गांव से फिर एक बच्चा कोई जानवर पकड़कर जंगल में ले गया। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे अपने गांव में भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। सुन रही हो भाग्यवान, बंकू से कहना घर में ही रहे, इधर उधर खेलने ना जाए। पता नहीं जानवरों का यह आतंक गांव से कब खत्म होगा। सरताजपुर गांव में लगभग 6 महीने से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ था। इस कारण शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। कोई भी नहीं जानता था कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है। कोई भालू का आतंक बताता तो कोई सियार का, कोई जंगल के राजा शेर को इसका जिम्मेदार ठहराता। इसी कारण सरपंच हुकुमचंद ने चौपाल पर एक सभा बुलाई थी। प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से रोज कोई जानवर हमारे बच्चों को जंगलों में ले जाकर मार कर खा जाता है। हम उसी पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरपंच जी, आए दिन हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे बच्चे मार डाले जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है, ताकि हम लोग उस जानवर से छुटकारा पा सकें। यही ठीक रहेगा, क्योंकि जंगल में तो सैकड़ों जानवर हैं। हम किस किस को अपना निशाना बनाता रहेंगे? लेकिन इसका पता लगाएगा कौन कि किस जानवर की यह करतूत है? इसके लिए एक दल बनाना होगा जो जंगली जानवरों के गांव में प्रवेश पर नजर रखेगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं और कल्लू बाबा दोनों मिलकर रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तुम दोनों पता कर बता देते हो तो तुम्हें गांव की तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, ठीक है? मरेगा एक दिन, सब मरेगा। ए पगले, चल भाग यहाँ से। जब से हमारे शमशान में रहने आया है, तब से ही पूरा गांव समस्याओं से घिरा है। भोगा एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था, जो पिछले 6 महीने से शमशान में आकर रहने लगा था। कई बार शमशान के कुत्तों को मारकर खाते हुए देखा गया था। कुछ लोग इसे औघर बताते थे। कल्लू बाबा और जग्गी रात में गांव के बाहर पेड़ के मचान पर चढ़कर पहरा दे रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे जंगल की ओर से कुछ खरखराहट की आवाज आती है। कल्लू बाबा, झाड़ियों के झुरमुट से कुछ आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से देखता रहूंगा, ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पर हमला नहीं कर सके। अरे कल्लू बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत पिशाच को तो तुम अपने झोले में रखते हो। तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ठीक है, लेकिन तुम पीछे मजबूती से डंडे पकड़े रहना। जैसे ही कोई आहट हो, सतर्क हो जाना। चलो आओ मेरे पीछे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी जग्गी के पैरों में कुछ लताएं उलझ जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए जग्गी कल्लू बाबा के कंधे पर हाथ रख रोकता है। कल्लू बाबा को लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है। वो चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। जग्गी तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहता है। तभी कल्लू बाबा बचाओ बचाओ करते हुए पीछे मुड़कर जग्गी के गले को पकड़ लेते हैं। उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। जग्गी को लगता है कि सचमुच भूत उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है और लताओं से उलझकर कल्लू बाबा के साथ ही गिर पड़ता है।
बचाओ, कल्लू बाबा बचाओ, मेरी पीठ पर भूत चढ़ा है, मर गया रे। अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? अबे चुप। पीछे से कंधे पर हाथ रखकर मुझे डरा दिया और अब चिल्लाकर और डरा रहे। हे बड़ा बाबा बने फिरते हो, भूत बैताल प्रेत पिशाच सभी को अपनी चोटी में बांध कर रखते हो और कंधे पर हाथ रखते ही डर गए। होगी बाबा कहीं के। रुको रुको, गौर से ये आवाज सुनो। लगता है सचमुच कोई खूंखार जानवर हमारी तरफ ही आ रहा है। देख क्या रहे हो? भागो। दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भागते हैं। सुबह होने ही वाली थी। कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। उन्होंने दोनों की आवाजें सुनी तो उनकी ओर लाठी डंडे लेकर दौड़े। बचाओ बचाओ, भागो भागो, पीछे भूत आ रहा है। अरे कौन सा भूत? अरे कैसा भूत भैया? तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। अरे है, अरे सुनो आवाज सुनो, वो इधर ही आ रहा है, भागो। आवाजें लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। सभी डर के मारे अपने अपने घरों में बंद होकर सहमे हुए खिड़की से देखने लगते हैं। तभी बंकू अपने घर से एक डंडा लेकर बाहर आता है। बेटा घर के अंदर आजा, देखो ना जी अपना बंकू बाहर चला गया है। अरे बेटा बंकू अंदर आजा। देख बेटा सभी लोग अपने अपने घर के अंदर हैं। नहीं पिताजी, हमारे कई दोस्त गायब हो गए हैं। आज हम भी देखेंगे कि कौन है जो हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। मरेगा, सब मरेगा। तभी उधर से जुगनू की आवाज आती है। बंकू, अरे भैंसिया का रस्सी पकड़, अरे आधे घंटे से पूरा गांव दौड़ा रहा है। बंकू भैंस की रस्सी पकड़ लेता है। भैंस के पैर के पीछे एक बाल्टी फंसी हुई थी, जिसके ईंट पत्थर से टकराने से आवाज निकल रही थी। भैंस तो मैं द्वार पर बांध कर आया था, ये खुली कैसे? वो माँ ने कहा कि बाहर भैंस को ठंड लग रही होगी, उसे गौशाला में बांध दो। भैंस बिदक कर भागने लगी, भागते हुए उसके पैर में बाल्टी फंस गई। जग्गी और कल्लू बाबा, है? तुम लोगों के डरपोक होने के कारण आज पूरा गांव भयभीत हो गया भाई। वो तो बंकू ने बहादुरी दिखाई, लेकिन बात तो यही है कि आखिर बच्चों का शिकार कौन कर रहा है? तभी सेठ मंगत लाल रोते रोते आता है। सरपंच जी, मेरा बेटा सुधीर घर पर नहीं है। नौकरों ने बताया कि सुधीर को शेर दबोच कर ले गया है जंगल की ओर। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा इकलौता बेटा। धैर्य रखो मंगत लाल, धैर्य रखो। हम सभी उसी का उपाय ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुधीर मेरा भी दोस्त था, हमें उसे ढूंढना ही होगा। बंकू घर में बिना बताए जंगल की ओर चल देता है। एक नदी किनारे रुककर बंकू पानी पीने लगता है। तभी एक काला नाग उसे डस लेता है। उसी समय तपस्वी देवराज वहां से गुजरते समय बंकू को तड़पता देख उसके पास आ जाते हैं। सांप को पानी में जाता देख तपस्वी देवराज तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है। वो अपने हाथों से डसे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। बंकू तुरंत उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो बालक? इस घने जंगल में कैसे आ गए? प्रणाम महाराज, मैं बंकू हूँ। मेरे गांव से प्रतिदिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर लाकर मारकर खा जाता है, मैं उसे ही खोजने आया हूँ। तुम्हारे इस नेक कार्य से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। बंकू वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने उसके गांव के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर, बाहर निकल। दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। अबे पेद्दी बालक, भाग जा यहाँ से। शायद तू मुझे नहीं जानता, मैं कायर नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। जा, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ करता हूँ। जा अपने गांव लौट जा। अच्छा, तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। क्या राजा का यही काम है कि
निरीह बच्चों को चुपके से उठाकर ले आए और उसे खा जाए। एक बार कह दिया ना कि मैं ऐसे कायरों वाले काम नहीं करता। शायद तुझे तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। क्यों? एक बालक के सामने अपने कुकर्मों को बताते हुए शर्म आ रही है? बस, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर छलांग मारकर बंकू को दबोच लेता है। दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में बाजी पलट जाती है। तपस्वी देवराज के दिए हुए वरदान की वजह से बंकू शेर से जीत जाता है। कौन हो तुम बहादुर बालक, और मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं सरताजपुर में रहता हूँ, जहाँ से तुम कल भी मेरे दोस्त सुधीर को दबोच कर ले आए हो, जिसका प्रमाण तुम्हारी गुफा के सामने पड़े कपड़े हैं। हाँ, इसको तो मैंने भी देखा है, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेर तुरंत अपने गुप्तचर सियार को बुलाता है। गुप्तचर सियार, पता करो कि कौन मेरी गुफा के आगे ऐसी घटिया काम करके कपड़े फेंकता है। महाराज, ये काम किसी आदमी का है। देखिए, कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है। सभी कपड़े सही सलामत खोले गए हैं। जबकि अगर जानवर करता तो कपड़ों के चीथे होते। देख लिया, कोई हम जानवरों को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर रहा है? मैं सामने पेड़ पर से आज रात नजर रखूंगा। रात भर बंकू मचान पर जगा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। करीब 4 बजे उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। तभी चिड़िया की आवाज सुनकर बंकू जग जाता है। वो देखता है कि कंबल ओढ़े हुए एक आदमी सुधीर के कपड़ों को शेर की गुफा के आगे फेंक रहा है। बंकू मचान से उतरकर उस आदमी को पकड़ लेता है। भक्ता कहाँ है? जरा अपना चेहरा तो दिखा। होगा तुम तो गांव के सारे बच्चे तुम ही गायब कर रहे हो। मरेगा, सब मरेगा। अब कोई नहीं मरेगा, अब बस तू ही मरेगा। इतना कहकर बंकू जोर से भोगा के पेट में मुक्का मारता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। अलबत्ता भोगा के एक मुक्के से वो बेहोश हो जाता है। समय पर शेर के आ जाने से भोगा वहां से भाग जाता है। उठो बालक। वो कहाँ गया? वो तो भाग गया। बंकू तपस्वी देवराज की कुटिया पर जाकर, प्रणाम महाराज। आदमखोर शेर को मार डाला तुमने? नहीं महाराज, आदमखोर शेर नहीं, आदमखोर शमशान में रहने वाला भोगा है। लेकिन आपके वरदान ने उस पर क्यों काम नहीं किया? मैंने वरदान दिया था कि जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। ये आदमी पर लागू नहीं होता। उस भोगा में तो बहुत शक्ति है, उसे परास्त करना मुश्किल है। भोगा ने एक ऋषि को खाने में मांस दे दिया था। तब ऋषि ने उसे शमशान का मांस खाने का श्राप दे दिया था। उसको मारने का क्या उपाय है महाराज? वो सिर्फ बेल के पेड़ की लकड़ी से बने औजार से ही मर सकता है। लेकिन उसे मारने के तुरंत बाद 200 गज उसकी परिधि से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा। बंकू बेल के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और चीते पर बैठ शमशान पहुंच जाता है। आ गए। आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अभी तुम्हारे दोस्त सुधीर को ही खाने जा रहा था, लेकिन अब पहले तुझे खाऊंगा। चीते, तू भाग जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। पहले तू बचकर दिखा। ये ले। बंकू भाले से कई बार वार करता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। बालक, हो गई हसरत पूरी। अब तू मेरा शिकार बनेगा।
तभी अचानक तपस्वी देवराज वहां प्रकट होते हैं। बंको, भाले को उसकी नाभि में मारो। बंकू जैसे ही भोगा की नाभि में भाला मारता है, एक विस्फोट होता है। बंकू तुरंत चीते पर बैठकर 200 गज दूर हट जाता है। भोगा का शरीर वहीं भस्म हो जाता है। बंकू को सुधीर के साथ आते हुए देखकर गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। सेठ मंगत लाल और सरपंच हुकुम सिंह बंकू को इस कार्य के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं।